फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जुलाई 24 का शिफ्ट 4 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का पेपर 16। ध्यान से समझिएगा। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। ये कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस में कौन सा शामिल है। तो जब हम सीखते हैं तो हमारे कौन कौन से ऑर्गन वर्क करते हैं और उसमें क्या क्या काम आते हैं, क्या हम कैसे सीखते हैं। तो हम एनवायरनमेंट में रह के भी सीखते हैं, बिल्कुल सही है। फिजिकली भी सीखते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, स्किल वगैरह करते हैं तो भी हम सीखते हैं। फिजियोलॉजिकली भी हम सीखते हैं, मनोवैज्ञानिकली भी तो हम सीखते हैं। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। तो हम इसके आंसर पे जाएंगे डी पे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो आपने ब्रॉन फॉन बेनर की एक थ्योरी पढ़ी होगी, पारिस्थितिकी तंत्र वाला जो सिद्धांत है उसमें कैसे बताया गया है। इसमें कहा गया है द फिलप्स इज द इमीडिएट एनवायरमेंट इन विच द इंडिविजुअल लाइव्स, यानी कि कौन इसमें शामिल है। तो देखो मैं आपको समझाती हूँ, आपका आंसर क्या आएगा। एक्सो का मतलब बाह्य होता है, मेसो कालक्रम तो कोई होता ही नहीं, इसको हटा दो। इन तीनों में से ये पूछ रहा है वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। इसमें कितने होते हैं? 5 होते हैं। मैं अब आपको समझाऊंगी कौन कौन से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मेरे पास है माइक्रो। देखो मेरे पास है माइक्रो को लघु बोलते हैं, मेसो को मध्य बोलते हैं, एक्सो को बाह्य बोलते हैं और मैक्रो को वृत्त बोलते हैं और क्रोनो को घटक बोलते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। माइक्रो वो होता है जिसमें बच्चे के कौन कौन आते हैं। माइक्रो वो होता है जिसमें बच्चे के टीचर, फ्रेंड्स, स्कूल और फैमिली आती हैं। मेरी बात ध्यान से समझना। जिसमें बच्चे का टीचर आए, उसके फ्रेंड आए और उसके कौन आए, स्कूल आए और परिवार आए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट माइक्रो। कौन सा हो गया ये हमारा माइक्रो, ठीक है, लघु जिसको बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चा ऐसे रहता है कि ये बच्चा है, बच्चे के ये फैमिली हो गई, ये फ्रेंड्स हो गए, ये स्कूल हो गए। तो सबसे पास ये हो ना, पहला सर्कल हो गया ये इसका। फिर आता है इसका दूसरा सर्कल जिसको हम क्या बोलेंगे, मेसो को बोलते हैं मध्य। मेसो को क्या बोलते हैं? मेसो को बोला जाता है मध्य का मतलब आप समझते हो। मेसो में वो चीज़ें आती हैं, जैसे पहले में क्या हुआ था बच्चे का, मतलब इसमें सीधा बच्चा ही आ रहा था, बच्चा डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। और जब बच्चा किसी चीज़ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है तो हम उसको बोलेंगे ना कि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अब बात कर रहा है कि मीसो मध्य का मतलब बच्चा, जैसे ये बच्चा है, ठीक है, इस बच्चे के यहाँ पे पेरेंट्स हैं, यहाँ पे बच्चे के पेरेंट्स हैं और यहाँ बच्चा है और यहाँ बच्चे का स्कूल है। तो एक मतलब मध्य का मतलब ये होता है बच्चे के मम्मी पापा और बच्चे के दोस्त और बच्चे के स्कूल में रिलेशन किसकी वजह से हो रहा है, बच्चे की वजह से। तो मध्य में कौन आ रहा है, बच्चा आ रहा है और रिलेशन बन रहे हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। बच्चे के फ्रेंड और बच्चे के पेरेंट्स में रिलेशन किसकी वजह से बने, बच्चे की वजह से, तो उसको मध्य बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक्सो का मतलब होता है, इसमें बच्चा शामिल नहीं है। देखो एक्सो से ही पता चल रहा है बच्चा बाह्य है, बच्चा इसमें शामिल ही नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सो। इसमें कौन कौन आता है, बच्चे के मम्मी पापा के, जैसे पापा का ऑफिस आ गया, मम्मी का स्कूल आ गया, या फिर मम्मी बैंक में काम करती है, तो वो जो जहाँ वर्क करते हैं वो बच्चे पे इफ़ेक्ट करेगा। यानी कि बच्चे को टाइम नहीं दे पाए ना पेरेंट्स, तो वो चीज़ बच्चे को लालन पालन पे, पोषण पे इफ़ेक्ट करेगी, तो वो बाह्य हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मैक्रो व्रत। इसमें हमारे समाज की सांस्कृतिक मूल्य हो गए, सामाजिक मूल्य, या फिर जैसे हमारे आर्थिक स्तर, यानी हमारे फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन क्या रही होगी, हमारा फैमिली
हमें मतलब सही से वो एक लालन पालन में हेल्प कर पाएगी, या फिर हमारे सामाजिक सांस्कृतिक हमारी प्रथा, दहेज वाली लाइक कुरीतियाँ वगैरह वो सब आ गई। अब ये आता है घटक। घटक का मतलब वो होता है जैसे मेरे पेरेंट्स के या फिर किसी के पेरेंट्स की लाइफ में कोई ऐसा घटना घटित हो जाती है तो उस बच्चे को इफेक्ट करती है, जैसे कि किसी के पेरेंट्स में आपस में लड़ाई होती है, या फिर किसी के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ें यानी कि कुछ उनके पेरेंट्स की लाइफ में कुछ बुरा घट रहा है तो वो उस बच्चे को क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है सबसे ज़्यादा बच्चा निकट किसके आएगा, तो आपको पता है बच्चा सबसे ज़्यादा, आप इस सर्कल को बनाओगे, दिया हुआ है पहले क्या आता है बच्चा, फिर आता है माइक्रो, फिर उसके बाद आता है दूसरा। तो सबसे ज़्यादा बच्चा निकट जो आएगा वो किसके आएगा, सूक्ष्म प्रणाली मैक्रो। तो आप एक बार ब्रोन फॉन बेनर की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ने बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। हमें सबको पता है हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, सिंपल है। आगे कह रहा है RTE अधिनियम, मेरे पास है अगला क्या है, RTE अधिनियम। RT अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया। आपको कह रहा है कि ये कह रहा है, इसका मतलब ये है कि हम स्कूल कब नहीं खोल सकते, या फिर हमें स्कूल खोलने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रशंसा, क्या नियम और शर्तें, क्या ये तो है। सबसे ज़्यादा जो सटीक आंसर होगा, अगर किसी ने स्कूल की मान्यता नहीं ली तो वो स्कूल नहीं खोल पाएगा, तो हमारा आंसर होगा मान्यता। अब हम बात कर रहे हैं अनुभव द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो एक चीज़ आप याद रखना, हमारे बीच में जो स्थायी चेंजेसमेंट आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, एक बार सोचना आप। मैं फिर बता रही हूँ, एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय द एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उनके बिहाफ पे हमारे जो चेंजेस आते हैं, हमारे जो बिहेव आता है, जो हम बिहेव करते हैं, वो जब हमें चेंजेस आते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं और वो स्थायी कब आते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्या मोटिवेशन से। मोटिवेशन से याद रखना, हमेशा कभी भी स्थायी परिवर्तन नहीं आ सकता। क्या अनुभूति, आप अनुभूति उस एक्सपीरियंस पे मत जाना। यहाँ अनुभूति का मतलब देखो, इंग्लिश में पढ़ो आप, कोग्निशन यानी कोग्निटिव यानी मेंटली वर्क के लिए दिया गया, मानसिक जो प्रोसेस है उसके लिए बोला गया, तो ये तो वैसे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब विचारण, क्या थिंकिंग आएगा क्या, तो बचा क्या अधिगम, तो हम किस पे जाएंगे, बेस्ट आंसर अधिगम पे जाएंगे। मैं फिर बता रही हूँ, अनुभव के द्वारा जो हम सीखते हैं, लर्निंग से सीखते हैं, तो आप इस पे जा सकते हो। मोटिवेशन कभी भी आपको स्थायी चेंजेसमेंट नहीं दे सकता, ये आप भी जानते हो। कुछ टाइम के लिए मोटिवेशन रहता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। थिंकिंग भी हमेशा के लिए नहीं दे सकती। तो लर्निंग जो होता है, हम सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो अनुभूति पे काफ़ी जाएंगे, 2 पे कन्फ्यूजन होगा। तो कॉग्निशन इंग्लिश में पढ़ना, संज्ञानात्मक मानसिक से रिलेटेड है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर जाएगा अधिगम पे। अब हम नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, मैंने फ़ोटोकॉपी करवाई है इसकी, टाइम बर्बाद ना करते हुए। थोड़ा सा मैंने सोल्व भी किया है इधर उधर से, गूगल वगैरह से, और भी बहुत सारी हेल्प ली है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। RT अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, मैं ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं आपको। इसमें सिंपल शिक्षा पूछा है, प्रारंभिक शिक्षा पूछा है। एलिमेंट्री एजुकेशन याद रखना, 1 से 8वीं क्लास तक और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है 2009 के अनुसार। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पर, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा पे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। मैं वापस बोल रही हूँ, आनुवांशिकता होती है हेरिडिटी, तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में यानी कि जो हमारी हेरिडिटी होती है, आनुवांशिकता होती है, उसमें जो नए शोध किए जा रहे हैं वो किस से किस दिशा की ओर जाते हैं, तो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहली बात, बायोमेट्री, देखो कैटालॉजी कोशिका विज्ञान से कोई मतलब नहीं, तो उपरोक्त सभी ये दोनों कट गए। अब आप इन 2 में जाएंगे। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जो हमारे मनोविज्ञान में जो भी शोध किए जाते हैं, या फिर मान लो कोई कोरोना की दवा या कुछ भी दवाई से रिलेटेड है या कुछ भी आप करते हो,
जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जो लेबोरेटरी वगैरह में, तो एक बार थोड़ा ध्यान देना। वैसे मैं वैसे बता रही हूँ, ये जनन से रिलेटेड है, वंशानुक्रम से, यानी कि माता पिता के गुणों का या कुछ भी पता लगाने के लिए पहले, जैसे कोरोना की दवाई आई थी, सबसे पहले प्रयोग किस पे, जानवरों पे किया जाता है, तभी तो हमें लगाते हैं बाद में। तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना, आप सोचना, माइंड का भी यूज़ करना। पहले जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन किया जाता है, यानी कि पहले जानवरों पे प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आंसर ये सब ना हो के ये आपका आंसर होगा अनुवांशिक है। और एक चीज़ और, अनुवांशिकता को ही हम वंशानुक्रम बोलते हैं। और वंशानुक्रम और अनुवांशिकता सेम होती भी होती क्या, मैं समझा देती हूँ। आपके मम्मी पापा से जो आपको गुण मिलते हैं, अनुवांशिकता का मतलब होता है, अनुवांशिकता का मतलब होता है जो गुण आपको आपके मम्मी पापा से मिलते हैं वो अनुवांशिकता के गुण होते हैं। यानी कि किसी बच्चे की नाक अपने पापा पे गई है, किसी बच्चे का फेस अपने मम्मी से मिलता है, किसी बच्चे की आंखें हैं वो अपने मम्मी से मिलती हैं। तो ये गुण जो हमें गिफ्ट में मिलते हैं और किससे मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं। सीधा सा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह पूछ रहा है, ध्यान रखना, कितने घंटे काम, हमें पता है 45 आवर है, फिक्स है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। एक बात, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। अगर हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। मेरी बात समझना, एक तो अब ये याद रखना, यहाँ बायोलॉजिकल आ गया, नोट बायोलॉजिकल पूछ रहा है। नोट मतलब हमें वो आंसर देना जो नहीं में है, तो पहले है ढूंढ लेते हैं। बायोलॉजिकल से रिलेटेड वो होगा जो श्वास लेता है, जिसमें मतलब वो जी ले सकता है या फिर श्वास ले सकता है, ब्रेथ एक तरह से चलता फिरता है, ऐसा कुछ आपको एक लॉजिक सा है आंसर। तो देखिए निम्नलिखित में से, आप एक बात सोचिए, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। डक्टलेस ग्लैंड्स क्या होता है, ये हमारी ग्रंथियाँ होती है। अब सोचो अगर हमारी ग्रंथियाँ काम नहीं करेंगी तो फिर हम कैसे इस चीज़ को काम में ले सकते, नहीं ले सकते ना। तो ये भी हमारा आंसर बायोलॉजिकल से रिलेटेड हो गया। अब हम बात करते हैं सोमैटिक स्ट्रक्चर, दैहिक, और एक आ गया सिचुएशनल यानी कि स्थितिजन। अब मेरी बात ध्यान से समझना आप, यहाँ व्यक्तित्व परसोना एक वर्ड है उससे लिया गया, इसका मतलब होता है मुखौटा। डक्टलेस का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ग्रंथियाँ जैसे हमारी पीयूष ग्रंथि जिसकी वजह से हमारा सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि है, या फिर हमारा मेलाटोनिन है, या फिर हमारी थायराइड ग्रंथि है। तो ये तो हमारे काफ़ी यूज़फुल है और हमारे ब्रेथ से भी रिलेटेड होगी। एक तरह से मैंने लॉजिक बताया कि आप इसको ऐसे कर सकते हो। दैहिक में कौन कौन आता है, स्किन आ गई, आपकी मसल्स आ गई, आपका पूरे बॉडी ऑर्गन्स आ गए, है ना। मेरी बात समझना, दैहिक मतलब हमारी देही बॉडी पूरी। तो भाई इसमें अगर हम बात करें तो पूरा हमारा काउंट हो रहा है। ये नर्वस सिस्टम भी हमारा खुद का ही है। तो स्थिति जन्य संरचना, सिचुएशनल स्ट्रक्चर, कोई सिचुएशन कोई कंडीशन स्ट्रक्चर इसमें आती है क्या, कोई श्वास ले रही है क्या, तो इसका आंसर आएगा स्थिति जन्य। आप इस चीज़ में आप समझना, बायोलॉजिकल से रिलेटेड वो आंसर, बेस्ट आंसर देने की कोशिश करना कि 3 ऐसे आंसर होंगे जो रिलेट करेंगे और एक ऐसा आंसर होगा जो बिल्कुल अलग होगा। नर्वस सिस्टम, सोमेटिक स्ट्रक्चर एंड द डक्टलेस ग्लैंड्स एंड द सिचुएशनल अरे कोई स्थिति, क्या उसमें जी होता है क्या, स्थिति में कोई जी नहीं होता। इसमें मतलब एक तरह से वो आंसर लेना जो ब्रेथ से रिलेटेड, जो श्वास करने वाला हो, है ना। तो ये आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकता, एक बात याद रखना, वो गुण जो हमें मम्मी पापा से मिलते हैं। अनुवांशिकता को ही हम क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम बोलते हैं, और इसको हम हेरिडिटी भी बोलते हैं। ऐसे गुण जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, वंशानुक्रम बोलते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा देखो हिंदी में ना बता के इंग्लिश में बताऊंगी, और कोशिश करना आप इंग्लिश में पढ़ना, क्योंकि हिंदी में 10-10 नाम होते हैं, इंग्लिश में एक ही नाम होता है। देखिए मैंने इसके रूल्स लिखे हैं, इंग्लिश में ये लिखे हैं, देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको मैच भी करवा दूंगी। रिग्रेशन इसका रूल होता है, वेरिएशन इसका रूल होता है, डोमिनेंस प्रभुत्व, देखो रिग्रेशन को हिंदी में प्रत्यागमन बोलते हैं, वेरिएशन को भिन्नता बोलते हैं, डोमिनेंस को प्रभुत्व का रूल्स बोलते हैं, एक अलगाव का भी होता है। अब इसमें दिया क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। इंग्लिश में देखना, हमने अभी पढ़ा था, मैं साइड में थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। देखो वेरिएशन है तो देखो वेरिएशन भी इसका रूल है, प्रोग्रेशन है,
तो देखो प्रोग्रेशन तो कोई रूल ही नहीं है, चलो नहीं पता रिग्रेशन है, बिल्कुल रिग्रेशन रूल है। सबसे पहले इसका आंसर आपको किस पे जाना, आप दो में कंफ्यूज होंगे। एक तो प्रोग्रेस मतलब किसी चीज़ की हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रगति को प्रोग्रेस बोलते हैं। लाइक बेगेट्स टू लाइक, यानी कि ये एक रूल्स ही है, एक तरह से ये लगा लो उसी से रिलेटेड है। बट प्रोग्रेशन तो हमारे में आंसर ही नहीं है कोई। नोट पूछा है, नोट ए जर्नल लो, यानी इसका रूल कौन सा नहीं है, तो ये प्रोग्रेशन वाला होगा। यानी कि आपको एक बार आनुवांशिकता के नियम होते हैं, स्वतंत्र अपव्यय का नहीं, मेंडलीफ वाले 3 रूल्स हैं, उनको आप एक बार पढ़ लेना, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन हैं इसमें, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करूँगी, थोड़ा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगी। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। वैज्ञानिक यानी कि सबसे पहली बात मैं यहाँ सीधा से साइंटिफिक रिसर्च कब कब होती है, क्या क्या उसमें हम देखो, एक तो सोचते हैं, अपसारी सोच होती है। अपसारी का मतलब होता है खुली सोच होती है, बंदा खूब सोचता है, यानी कि क्रिएटिविटी, जिसमें वो कुछ नया सोच सकता है। तो संशोधन शोध इसमें पूछा नहीं, एक बात याद रखना, नहीं पूछा, तो हम आंसर किसकी तरफ, ये कट ये कट। एक बात बताऊं, जब साइंटिफिक कोई रिसर्च करी जाती है तो वो बंदा सोचता है, समस्या को सुलझाता है। मान लो अभी एक चल रहा है उत्तराखंड में, एक मट मट करके जगह है, वहाँ पे पानी निकलना स्टार्ट हो गया है ऑटोमेटिकली, तो वहाँ पे लोग उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च जारी हो गई है वहाँ पे, मतलब पता लगाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो एक समस्या है, तो उसके बारे में सोचा जा रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। संशोधन, भाई शोध भी इसी से रिलेटेड नहीं आएगा। अब आप सुनना, आधार सामग्री एकत्रित करना और एक गतिशील दृष्टिकोण, तो मैं आपको सबसे पहले इन दोनों में कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। इसका मतलब होता है गतिशील दृष्टिकोण का मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करना। गतिशील दृष्टिकोण का मतलब वो होता है टीचर को उनकी सुधार करने की नीड की पहचान करना, कौशल यानी कि जो कमियां होती हैं उसके अंदर, उसका सुधार करना को हम गतिशील दृष्टिकोण बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आधार सामग्री। जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो आप जब रिसर्च करते हो तो कुछ डेटा भी कलेक्ट करते होंगे, यानी कि जैसे कोई मिट्टी पे मठ है, वहाँ पे कुछ पानी वानी कुछ तो ले जाया जा रहा होगा जिस पे रिसर्च हो रही होगी। आधार सामग्री किसी को बेस मान के तो वो करेंगे ना रिसर्च, ऐसे थोड़ी कि ऐसे मन मन में सोच करके वो रिसर्च कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो आधार सामग्री यानी कि कुछ उन्होंने वहाँ से कुछ पानी लिया होगा या फिर कुछ मिट्टी, कुछ तो उनके पास डेटा होगा जिनके बेस पे वो क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो ये तीनों इससे रिलेटेड है, ये अलग है, तो इसलिए इसका आंसर गतिशील आएगा, तो इसलिए 9 पूछा था, हम आएंगे आंसर गतिशील पे। अगला मेरा क्वेश्चन है, परीक्षण की बात हो रही है, फिल इन द ब्लैंक्स का संदर्भ, तो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से, मैं सिंपल सा बता देती हूँ, इंग्लिश में चलते हैं एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द टेस्ट रेफर टू द कंसिस्टेंसी होता है लगातार, देखो यहाँ से पता चला लगातार, कंसिस्टेंसी लगातार, ऑफ स्कोर ऑब्टेन बाई एन इंडिविजुअल, लगातार स्कोर बाई ऑब्टेन, ये लगातार स्कोर यानी कि नंबर प्राप्त किए जा रहा है, इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट। मेरी बात सुनना, यहाँ से देखो इसने कुछ सेम टेस्ट बोला है, यानी कि ये बच्चा बार बार एक ही नंबर प्राप्त कर रहा है, इसके एक जैसे नंबर आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये कह रहा है कि ऐसा कोई जैसे एक बच्चा है, अगर वो बार बार 20 में से 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर लाई जा रहा है तो वो होती है विश्वसनीयता। अब क्यों होगी मैं आपको समझा देती हूँ। वैधता का मतलब वो होता है, वैधता होती वैलिडिटी, यानी कि उसको जिस काम के लिए बनाया गया है वो सिर्फ उसी काम का मापन करे, मेजरमेंट करे, इससे ज़्यादा वो इधर उधर ना जाए। समझ में आया आपको? यानी किसी टीचर को अगर टेस्ट लेने के लिए लगाएगा तो उस टीचर सिर्फ टेस्ट ही लेगा, ऐसा नहीं कि वो किसी क्लास में जाके बोलेगा कि मैं पढ़ा दूँ, ऐसा नहीं होगा। वैलिडिटी, जिसको जिस काम के लिए बनाया गया, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया, वो उसी का मापन करेगा। विश्वसनीयता को थोड़ा ध्यान से समझना। एक बच्चे की कॉपी 10 टीचर चेक करते हैं और 10 टीचरों के द्वारा उस बच्चे को सेम मार्किंग मिल जाती है, यानी कि उस बच्चे को 40 में से 20 नंबर, 40 का पेपर है, उस बच्चे को 20 टीचरों ने 10 टीचरों ने चेक करी और उसके सेम नंबर आए। यानी कि मैं फिर बता रही हूँ, एक बच्चे की कॉपी 10 टीचर चेक करेंगे और उस बच्चे के सेम नंबर आएंगे तो वो उसकी विश्वसनीयता हो गई। यानी 10 अलग अलग टीचरों ने उस बच्चे की कॉपी चेक करी और उस बच्चे के नंबर तो वही 10 आए,
किसी और टीचर ने, फिर दूसरे, नंबर तो 10 ही आए। तो इसको हम बोलते हैं विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठता मतलब जिसका एक ही उत्तर होता है, तो इसका आंसर होगा विश्वसनीयता। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया जाता है अंतर्गत। वही हमें पता 2009 में निःशुल्क एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फ्री चिल्ड्रन एक्ट वाला है ना, वो वाला। अब हम पढ़ लेते हैं। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय ये ध्यान, एक बात यहाँ से समझना, यहाँ बात कर रहे हैं मेंटली रिटायर्ड्स, यानी कि जिन बच्चों को मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम है उनको हमें क्या बताना चाहिए इनमें से। तो क्या हम परीक्षा पास करवाने के लिए करने में सक्षम बनाएं? बिल्कुल नहीं कर सकते आप ये। अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, ये थोड़ा आंसर ठीक लग रहा है, फिर भी आगे चलते हैं। सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा, एक बात याद रखना, जहाँ पे भी आपको प्रतिस्पर्धा वर्ड नज़र आए, प्रतिस्पर्धा, तो आप उस आंसर को देखते ही काट देना नेगेटिव वर्ड से। कैसे? क्या आप दो बच्चों में प्रतिस्पर्धा करवाएंगे, कंपटीशन करवाएंगे? ये बोलने में अच्छा लगता है, ऐसा है, लेकिन आप ऑप्शनों में प्रतिस्पर्धा पे कभी मत जाना, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम प्रतिस्पर्धा जहाँ पे भी मिले आप उसको काट देना। दो बच्चों के बीच में कभी भी आप प्रतिस्पर्धा करवा ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू बुक के। वैसे होती हैं बट इसमें नहीं करवा सकते आप। दूसरा, एक बात ये भी ध्यान रखना, क्या आप किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हो कि सिर्फ एग्ज़ाम पास कर ले? होता तो रियल में ऐसा ही है, हम भी इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम कोई एग्ज़ाम पास कर ले और हमारी जॉब लग जाए ना। तो इसमें ऐसा नहीं होता। आप किसी बच्चे का सिर्फ पास करवाने के लिए नहीं पढ़ाओगे, आप उस बच्चे का ऑल डेवलपमेंट करवाओगे, यानी कि उसका मेंटली, फिजिकली, ऑल जो भी डेवलपमेंट होगा उस बच्चे का, कहते हैं ना एक व्यापक विकास जो होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। तो ये वो चीज़ है। तो आंसर इसमें ये क्यों आएगा मैं बताऊं। ये तीनों नेगेटिव आंसर है, ये पॉजिटिव आंसर। ये क्यों? अधिक व्यावसायिक कौशल, लर्न मोर वोकेशनल स्किल। मैं आपको बताऊँ, ये कह रहा है कि बच्चे को, जैसे कोई पढ़ाई में कमज़ोर है तो उस बच्चे को डांस आ गया, या फिर कोई सिंगिंग में अच्छा है, या फिर कोई खेलने में अच्छा, तो वो कह रहा है कि बच्चे को अदर स्किल सिखाओ, अदर और वर्क सिखाओ, ताकि वो आगे जाके अपने कहते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। तो ये उससे रिगार्डिंग है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बच्चे को किताबें रटाए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसे NEP पूरा किस पे जोर देती है? लर्न मोर वोकेशनल स्किल्स पे जोर देती है। आप भी, आपके घर में बच्चे होंगे तो क्या आप, मतलब ये रियल बात है कि इसी पे जोर हम ज़्यादा देते हैं, लेकिन यहाँ अब इस पे ध्यान दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से। अब मैं आपको बता दूं, पारितोषिक को रिवार्ड कहते हैं। आपको सिंपल सा एक बात ध्यान देना है, जहाँ रिवार्ड और पनिशमेंट की बात आएगी वहाँ पे स्किनर ने ये बोला था, जहाँ पे रिवार्ड और पनिशमेंट की बात हो रही है। तो ये किसने बोला था? तो ये क्रिया प्रसूतन है। ये क्यों है मैं समझाती हूँ आपको। क्रिया प्रसूतन यानी BF स्किनर ने दिया, क्रिया प्रसूतन सिद्धांत BF स्किनर ने दिया था। शेपिंग का मीनिंग क्या होता है? कोई बच्चा की बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए मैंने उसको गिफ्ट दे दिया, या फिर मैंने उसको कोई चॉकलेट दे दी और उसको अच्छे गुण उसमें शामिल कर दिया, अच्छी हैबिट उसमें दे दी, फॉलो करवा ली उससे, तो उसको शेपिंग कहेंगे। रेनफोर्सर्स क्या होता है? पुनर्बलन होता है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, और दंड वाला भी हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, देखो नेगेटिव मतलब कोई नेगेटिव वाला हो गया, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। अब देखो दंड वाला क्या होता है? आप किसी बच्चे को दंड दे रहे हो, या फिर कोई बच्चे को आप रिवार्ड दे रहे हो। रिवार्ड का मतलब आप किसी बच्चे को कोई पुरस्कार दे रहे हो, तो वो आप किस लिए दोगे? ये कह रहा है किस सिद्धांत में ऐसा किया गया है। तो ये कौन से सिद्धांत में ऐसा किया गया है? ये क्रिया प्रसूतन सिद्धांत में ऐसा किया गया। टोलमैन का सिद्धांत सुना था आपने? टोलमैन एक वो होता है, क्रिया प्रसूतन के सिद्धांत से रिलेटेड ही है। यानी बच्चे के बुरे व्यवहार को अच्छे व्यवहार में बदलने के लिए कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, जिसको टोलमैन या फिर शेपिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो टोलमैन थोड़ा डिफरेंट है, आप उसको याद रखना। तो ये क्रिया प्रसूतन सिद्धांत से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूतन सिद्धांत। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं सिगमंड फ्राइड वाला। सिंपल सा है, जल्दी जल्दी करवा के इसको ख़त्म करेंगे। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन कौन से हैं? हमने सिंपल पढ़ा था, इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, परम अहम, ये तीनों इसके पार्ट होते, तो आंसर इसका ही हो जाएगा। थोड़ा अगर डाउट लगे तो आप इसको एक बार फिर पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। ये कह रहा है स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए
शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है? तो ये कह रहा है समस्थिति, बढ़ावा देना, संतुलन, प्रेरणा। देखो सिंपल सी बात है, प्रेरणा कुछ टाइम के लिए आती है फिर चली जाती, फिर मोटिवेशन, तो ये तो स्थिर में तो नहीं आएगी, तो ये कट, बढ़ावा देना ये कट। अब दो कंफ्यूज करेंगे तो मैं आप में इन दोनों का मतलब समझा देती हूँ। देखो संतुलन का मतलब ये होता है कि बाहर से कोई संतुलन होगा, जैसे मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मैंने उसका बैलेंस बना लिया, ठीक है, तो वो मेरा संतुलन हो गया। और समस्थिति का मतलब आपके जो अंदर है, आपके मानव के शरीर के अंदर जो आंतरिक वातावरण है, यानी कि एक तरह से सेल्फ मोटिवेट वाला है ना, उससे रिलेटेड बात हो रही है। मैंने थोड़ा इसको समझा भी था गूगल से कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं होमेस्टिक्टिक, ठीक है, यानी कि मानव शरीर अपने आंतरिक वातावरण को सामान्य व स्थिर स्तर पर क्या रखे, कंट्रोल रखे। तो हम इसको कहें, एक तरह से मैं आपको फिर बताती हूँ। देखो इसका मतलब ये होता है, ये बैलेंस है, ये बाहरिक बैलेंस है। अगर ये यहाँ नहीं होता तो आप इस पे जा सकते थे, लेकिन बेस्ट आंसर ये क्यों है, इसका मतलब होता है मानव अपने जो इंटरनली सेल्फ कंट्रोल की बात कही गई है इसमें इसका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि जैसे हम रो रहे हैं तो हमारा अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल है, हम अपने इमोशंस छुपा लेते हैं, तो उससे रिगार्डिंग ये बात करें। हम रोते नहीं, हम अपने दुख किसी को बता नहीं रहे हैं, तो वो उससे रिगार्डिंग है ना। तो इसका आंसर बेस्ट आपको देना है सेल्फ कंट्रोल पे, यानी कि एक तरह से समस्थिति पे, होमेस्टैटिक पे देना है। ये बैलेंस, जैसे किसी चीज़ को सीधे चले जा रहे हो और आपको बैलेंस रखना, उससे रिगार्डिंग है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। अब आपको क्वेश्चन नंबर 18 पे लेके जा रही हूँ मैं। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन तो कम है, सैलरी कम है, काम के घंटे भी लंबे हैं, बेचारी बहुत ज़्यादा टाइम काम भी करती है, लेकिन वह बच्चे के आसपास रहना पसंद करती है, यानी कि बच्चों के आसपास रहना उसको बहुत पसंद है। उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं, यानी कि उसको सैलरी कम मिल रही है और ज़्यादा टाइम उसको वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं कि मैं ज़्यादा रुपीज़ की नौकरी ढूंढूं या सर्च करूं। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है, वो खुद से, देखो उसको कोई मतलब ज़बरदस्ती तो कह नहीं रहा कि आपको ये, हम आपको इतने पैसे देंगे या फिर ये रिवार्ड ले लो, तो वो खुद अपनी मर्जी से रुक रही है, यानी कि आंतरिक है वो वहाँ खुश है क्योंकि वो खुद की मर्जी से वहाँ वर्क कर रही है और कम सैलरी में और ज़्यादा टाइम में काम कर रही है, मतलब वो अपनी मर्जी से है। इंटरेस्ट यानी कि आंतरिक, एक्सटर्नल कोई सेल्फिश तो है ही नहीं। बाह्य भी उस पर कोई, बाह्य वो होता जब आपको कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें बाइक ला दूंगा तुम पढ़ो, है ना, बाह्य कोई मोटिवेशन दे, यानी कि कोई रिवार्ड दे, कोई गिफ्ट दे, उससे रिलेटेड हो गया। अब बात कर रहे हैं हम प्रतिभाशाली, क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। तो क्या आप सिर्फ पेरेंट्स ये कहेंगे मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है तो आप मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। टीचर कहेगा ये तो बहुत इंटेलिजेंट है तो भी नहीं मान सकते आप। सामुदायिक दृष्टिकोण पे भी नहीं मान सकते। कम्युनिटी कहेगी कोई, जैसे कोई आपकी कम्युनिटी है वो आपको आके कहेगी तो बता बहुत बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा, तो आप ऐसे कैसे मान लोगे बिना किसी के कहे। वस्तुनिष्ठ, यानी कि कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करोगे आप वस्तुनिष्ठ, उसके बिहाफ पे उसका कोई रिजल्ट आएगा तब आप मानोगे कि बच्चा पढ़ने में ठीक है कैसा है। मैं मतलब कोई मैं हूँ, जैसे मैं बोलूँ मेरा छोटा भाई तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसे थोड़ी होता है कि आप मेरे कहने से मान लो, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ प्रूफ भी चाहिए, तो ये प्रूफ है कि आप एग्ज़ाम लोगे फिर कंडक्ट करोगे, फिर ये वस्तुनिष्ठ है, तो ये बेस्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन पूछा है टू हेल्प मेंटेन ए हेल्थी लेवल ऑफ कोग्निटिव। देखो सबसे पहले आपको बात बता दूँ, संज्ञानात्मक कार्य क्या होते हैं। संज्ञानात्मक कार्य वो होते हैं जैसे आप सोचते हो, आप समझते हो, आप याद करते हो, जो भी आपके मेंटली वर्क होते हैं वो कॉग्निटिव में आते हैं। जितने भी मेंटली जो वर्क होते हैं वो सब किस में आते हैं, आपके कोग्निटिव में आते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उससे रिगार्डिंग कौन सा नहीं है, तो आप सिंपल देखो, पढ़ना माइंड से काम होता है तो ये कट गया, इसमें नहीं पूछा है नहीं पूछा नहीं। क्रॉस वर्ड पहेली पर काम करना, आप क्रॉस वर्ड पहेली यानी कि कोई पजल वगैरह सोल्व करे तो भी माइंड का यूज़ रहे, तो ये भी कर। अब आप इन दो में कन्फ्यूज़ होंगे। क्रीड़ा में भाग लेना, क्रीड़ा मतलब कोई पार्टिसिपेटिंग, तो आप भाई इसमें भाग ले रहे हो तो ये फिजिकल से रिलेटेड हो गया एक तरह से, तो किस रिगार्डिंग हो गया, ये फिजिकल से रिलेटेड हो गया। बट आप इन दो में देखना क्या करना आपको।
आसीन जीवन व्यक्ति का मतलब आप समझना, इस पे जाना आप। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल क्या होती है मैं आपको समझाऊं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब वो आलसी जीव या फिर वो आलसी बंदा जो एक ही जगह पड़ा रहता है, जो कुछ सोचता नहीं, जो कुछ समझता नहीं, और उसके वहाँ पड़े पड़े एक तरह से आलस्य तो आ ही गया, और उसमें बीमारियां भी हो गई, यानी कि उसको कोई कैंसर हो गई, बैठे बैठे उस पर मोटापा भी हो गया। तो ये तो मुझे कोई लग नहीं रहा मेंटली वर्क हो रहा है इसमें। तो एक होता है पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स, इसमें से बेस्ट ऑप्शन ये छोड़ा जा सकता है। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि जब बंदा फिजिकल वर्क करेगा तो थोड़ा उसका मेंटली भी काम होगा। ऐसा नहीं मेंटली तभी तो बोलते हैं आप एक्सरसाइज करो, मेंटली भी फ्री रहोगे। एक्सरसाइज फिजिकली फिट तो रहोगे, मेंटली भी फ्री रहोगे आप, मेंटली भी फ्री रहोगे। तो इसका मतलब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब आप भले गूगल करके देख लेना, उसमें साफ साफ लिखा है ऐसा बंदा जो एक जगह सोता रहता है, सिर्फ बिस्तर पे पड़ा रहता है, जो कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जिसको जानलेवा कोई बीमारी हो जाती है और आलसी तरह का हो सकता है। तो इसको आप नो पे सेडेंट्री पे जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं 21वां क्वेश्चन। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। तो ये बाई दिया था डार्विन ने, इसमें कुछ भी करवाने का नहीं है, तो ये आपको परिभाषा याद करनी है। पियाजे की 4 हैं। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। सिंपल सी बात है, इसकी 4 स्टेज होती हैं। पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी, औपचारिक। चक्रीय कोई भी चरण नहीं होता, आप देख लेना, इसकी 4 होती हैं। अब इसकी कौन सी छूटी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मूर्त छूट गई है। सबसे पहले होती है संवेदी, दूसरे नंबर पे आती है पूर्व, और तीसरे नंबर पे आती है इसकी मूर्त, या फिर इसी को हम बोलते हैं ठोस। ठीक है, तो ये होती 0 से 2, फिर ये होती 2 से 7, ये होती 7 से 11, और ये होती 11 से अप या 12 से अप समथिंग। तो औपचारिक में बंदा शारीरिक अवस्था एक तरह से आ जाती है, बच्चा इसमें अच्छे से समझने लगता है, सोचना शुरू कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा जीन पियाजे का सिद्धांत है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सेंसरी मोटर स्टेज, और ये इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अंतर्ज्ञान से रिलेटेड है। तो ये मतलब आपको एक बार थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा, आप इसको पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को कलेक्ट करता है, यानी कि जब कोई आदमी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, संशोधित कर रहा है, या फिर जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संशोधित कर रहा है, तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप इसको ध्यान से समझना प्लीज़, और मैं इसको और अच्छे से बताऊँगी। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संशोधित कर रहा है, यानी कि मेंटल एक्टिविटी दैट गोज ऑन इन द ब्रेन व्हेन ए पर्सन इज द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, एक तरह से वो इंफॉर्मेशन सूचनाएं ले रहा है ना। तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि, अब हमारा सर हमें पढ़ा रहे हैं ना, हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए और आपसे पूछा गया कि कौन सा आंसर होगा। तो आप माइंड से मेंटली वर्क तो चल रहा है क्योंकि आप सीख रहे हो, तो ये कट जाएगा। कोग्निटिव कंसेप्ट होता है, तो कंसेप्ट तो कुछ लग नहीं रहा, तो ये भी कट जाएगा। अब आप इन दोनों में आओ, लर्निंग कुछ है नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ इन दोनों में कन्फ्यूज़न आएगा। तो देखो, मेंटली वर्क ऐसा क्यों होगा, जब हमारे सर पढ़ा रहे हैं, जब हमारे सर पढ़ा रहे तो हम सीख रहे हैं, वो तो मेंटली वर्क है। लेकिन हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि इन 4 में से कौन सा आंसर होगा कि नहीं होगा, तो हम विचार करेंगे ना कि हमारे लिए क्या सही है, इसमें से कौन सा होगा कि नहीं होगा, कौन सा आंसर नहीं होगा। या फिर कोई टीचर ने आपको कोर्स लॉन्च किया और बोला कि 999 में ख़रीद लो पूरा कोर्स और इतने दिनों में पूरा ये सब, तो आप सोचोगे ना। मेंटली तो आपने ले लिया, समझ लिया, कर लिया, अब आप सोचोगे, विचारोगे, तो इसका आंसर आएगा विचार। यानी कि मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक जो गतिविधियाँ कब होती हैं, जब मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि किसको कहते हैं, विचार को कहा जाता है। अब हम बात कर लेते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, हमारा है 24 क्वेश्चन नंबर। 24 क्वेश्चन नंबर है मेरा, फॉर्मूला कौन सा होता है IQ का, MA/CA गुणा 100। सिंपल सी बात है, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है MA/CA गुणा 100। अब देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। MA क्या होती है, कोई मेंटल एज होती है, CA मतलब कोई क्रोनिकल एज, क्रोनिकल एज, मेंटल मतलब मानसिक स्थिति बटे वास्तविक, मानसिक एज होती है मेंटल एज, मानसिक एज बटे वास्तविक एज गुणा 100 होती है। तो ये IQ का फॉर्मूला होता है, जो किसने दिया था, क्या आप बता सकते हैं।
ये दिया था हमारे, किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। स्टर्न ने इसकी खोज करी थी, जब सुझाव दिया था तो टर्मन ने ये फॉर्मूला दिया था। ये भी पूछ सकता है कि ma/c × 100 किसने दिया था, तो हमें टर्मन ने दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण असिमिलेशन होता है। असिमिलेशन का मीनिंग होता है, देखो इसी क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। आत्मसातकरण का मीनिंग होता है असिमिलेशन। आपने पियाजे का असिमिलेशन, अकोमोडेट, अनुकरण, अनुकूलन वाला और समायोजन और ये सब पढ़ा था। असिमिलेशन का मतलब होता है पुराना ज्ञान और न्यू ज्ञान दोनों मिलके जो ज्ञान बनता है, यानी कि हमारी जो प्रीवियस सोच होती है, यानी पहले का जो हम ज्ञान होता है नए ज्ञान में यूज़ करते हैं, पुराना ज्ञान और नया ज्ञान जब हम यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसको असिमिलेशन कहा जाता है। क्या इससे रिगार्डिंग कोई आंसर है तो आप देखना। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू बेटर। ये कह रहा है बेहतर में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा मेरे को समझना। मैं यहाँ लेके जा रही हूँ इस फ़ोन को। देखो असिमिलेशन होता है, एक अकोमोडेशन होता है, एक होता है इक्विलिब्रिएशन यानी बराबर। अनुकूलन के 3 पार्ट होते हैं, सिंपल सी बात है। अनुकूलन पियाजे ने दिया था, ठीक है। अनुकूलन के 3 पार्ट होते हैं। पहला असिमिलेशन, असिमिलेशन का मतलब होता है नए में पुराना जोड़ना। अकोमोडेशन ये होता है कि कोई पुराना है उसको संशोधित कर दें, है ना, जैसे कोई पुराना घर है उसको पेंट वेंट करवा दी और वो संशोधित हो गया। या फिर हम कोई नई योजना, नया आइडिया ले आए। तो आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है इसमें, थोड़ा समझना। इसमें कह रहा है असिमिलेशन, नए में पुराना जोड़ना। तो देखो इनमें से कोई नहीं तो कट, आंतरिक दुनिया कट, बचे 2। बेहतर में बदलने की, बेहतर में तभी बदला जाएगा जब हम पुराने को नए में संशोधित करेंगे। तो ये भी मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना। करंट स्कीमा टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि ये कह रहे हैं कि वर्तमान में जो स्कीमा चल रही, स्कीमा सबसे पहले आप समझना, जो भी आप बैठते हो, खाते हो, सोते उठते हो, सूचनाओं का पैकेट, इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हो उसको स्कीमा कहते हैं। तो ये एक तरह से इसका बेस्ट आंसर ये होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो देखो 3 नहीं होंगे तो चौथा तो होएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से होते हैं? भाई शिक्षक होता है, छात्र होता है और पाठ्यक्रम होता है। इसमें कुछ भी रटने का नहीं है। तो ये दिया था, किसने दिया था? जॉन डेवी ने बताया था, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डिसलेक्सिया। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगी कुछ नया, ताकि आपके ट्रिक भी काम आए। सबसे पहले आप देखना डिसलेक्सिया, मैं आपको समझा देती हूँ। हमारे पास एक होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, थोड़ा टाइम जा रहा है आपका, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देना। डिसलेक्सिया, तो इसमें लक्स की साउंड आ रही है, तो जहाँ लक्स की साउंड आएगी वो किससे रिलेटेड होगा? पढ़ने से। एक होता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, अब देखो इसके अंदर ही आ रहा है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन किस में होती है? मैथ्स में होती है। तो कैलकुलिया किससे रिलेटेड हो गया? मैथ्स से रिलेटेड हो गया। एक आता है डिसग्राफिया। और इनमें से कोई ना कोई रिपीट ज़रूर होता है। एक आता है डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया पता है क्या होता है? डिसग्राफिया, तो ये मेरे पास कोई ग्राफ बन गई मान लो, तो ग्राफ पे मैं लिख रही हूँ ना, ये लिख रही हूँ, तो ये किससे रिलेटेड हो गया? लिखने से रिलेटेड हो गया। इस ट्रिक से याद रखना। एक मेरे पास आता है डिसप्रैक्सिया। डिसप्रैक्सिया, अब देखना मेरी बात सुनना, इसमें किसकी साउंड आ रही है? डिसप्रैक्सिया, प्रे की साउंड आ रही है। डिसप्रैक्सिया, तो ये पैरों से रिलेटेड होता है। और आपको पता है पैर किससे रिलेटेड होता है? फिजिकल से रिलेटेड, यानी कि कौन सा रोग हो गया? शारीरिक रोग हो गया ना। शारीरिक रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल बोलते हैं। फिर समझाती हूँ। डिसप्रैक्सिया, प्रैक्सिया मतलब पैर से रिलेटेड, पैर मतलब फिजिकल हो गया, और फिजिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? शारीरिक, तो शारीरिक रोग से रिलेटेड हो गया। एक आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या हो गया? डिस्थीमिया। देखो डिस्थीमिया का मतलब थीम आ रही है। थीम का मतलब तनाव, एक तरह से थीम। जिसको इतनी सारी थीम आ जाएंगी तो उस बेचारे को वैसे ही बहुत सारे तनाव हो जाएंगे। तो आपसे पेपर में क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया डिसलेक्सिया, लेक्स की साउंड आ रही है, तो यानी पढ़ने से रिलेटेड ही आंसर हो जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन है 28।
क्वेश्चन नंबर मैं आपको पहले करवा देती हूँ 30। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। देखो सबसे पहले मानसिक मंदता यानी कि माइंड से जो उसका मेंटली वर्क हो रहा है वो कम कम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो समझो, तो मिड, हल्की, गंभीर, ये तो चलो हो सकता है। क्या ज़्यादा, जिस बच्चे में मानसिक मंदता की प्रॉब्लम है, आप एक बार सोचना, जिस बच्चे में मानसिक मंदता की प्रॉब्लम है क्या वो ज़्यादा तीव्र काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसमें नहीं पूछा है। आप सोचना जिस बच्चे में मेंटली प्रॉब्लम है यानी कि मानसिक मंदता है यानी कि उसका माइंड ज़्यादा तेज़ काम नहीं करता या फिर मेंटली कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाता, तो क्या उस बच्चे का दिमाग तेज़ काम कर पाएगा या फिर मेंटली वो कुछ ज़्यादा वर्क जल्दी कर पाएगा? नहीं, तो वो आएगा तीव्र। नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? मैं आपको इंग्लिश में लेके जाऊंगी इसमें। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्टिव पूछा है। क्या पूछा है? सब्जेक्टिव मेथड। एक होता है प्रोजेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। तो इसमें कौन सा सब्जेक्टिव मेथड नहीं है, है ना? व्यक्तित्व के लिए कौन सा सब्जेक्टिव मेथड नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊँ, इसमें रेटिंग स्केल नहीं है। अगर आप इससे रिगार्डिंग वीडियो मांगोगे तो मैं वो आपको बता दूंगी, आप मुझे बता सकते हो। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे मैं चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई देती हूँ। ये मैंने आपको दिखा दी ट्रायंगल, ये मैंने आपको दिखा दी स्क्वायर, ये मैंने आपको दिखा दी रेक्टेंगल, ये मैंने आपको दिखा दी सर्कल। तो देखो मैंने आपको चित्रों की क्या दिखाई है, ये मैंने आपको चित्रों की श्रृंखला दिखा दी, बिल्कुल दिखा दी। अब आगे देखो आप, उसके बाद ये कह रहा है कि उसे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह है प्रक्षेपी। आप थोड़ा सा समझना, ये प्रोजेक्टिव की बात कर रहा है। प्रोजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपी। मैं आपसे एक बात और भी कहूँगी, आप हिंदी में 10 वर्ड याद करने से अच्छा आप इंग्लिश में 1 वर्ड याद कर लो। आपको प्रक्षेपी, प्रक्षेपण, पता नहीं क्या क्या दे रखा है, तो प्रोजेक्टिव याद कर लो आप। अगर आपने प्रोजेक्टिव याद कर लिया तो आपका 80% वर्क वैसे ही हो जाता है इसमें पर्सन वाले चैप्टर में। तो ये प्रोजेक्टिव है। प्रोजेक्टिव टेक्निक पूछ रहा है कौन सी है। सिंपल, ये तो दोनों नहीं है, कट कट तो 2 ही प्रोजेक्टिव है, टैट और रोशा धब्बा करके परीक्षण है ना। तो ये तो मोर्गन मुर्रे ने दिया था। तो कथानक, देखो आपको पता है यहाँ पे कह रहा है व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखा दी, उसे कहानी का जिक्र किया गया। कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह है फिल इन द ब्लैंक्स प्रक्षेपी तकनीक। प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी है? तो रोसा डब्बा में तो कहानी का, देखो कथानक से पता चल रहा है कहानी, कथा, कहानी। तो ये इसका आंसर ए आ जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर वगैरह नहीं करना है, सिर्फ मुझे अच्छा लगा तो मैंने एक्सप्लेनेशन किया। अगर कोई गलती हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।